हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान मार्ग एकेडमी। दिस इज मी राहुल पंडित और आज मैं आपके साथ इजराइल पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिमांडिंग टॉपिक इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बट लेंथी एंड बल्की टू। सो आई हैव डिवाइडेड दिस लेक्चर इनटू टू पार्ट्स. And first, we will talk about how Jews got their national home or how Jews got their homeland after a long persecuted struggle. And in the next one, we will study कि Jews अपने नेशन को बचाए रखने के लिए 1948 से आज तक कौन कौन से स्ट्रगल कर रहा है या वो कितनी फाइट कर रहा है. Now, first of all, I am giving you a broad view about Israel's geographical location and some important religious place situated at Jerusalem. Well, Israel is a study of that geographical region which is situated between Mediterranean Sea and Jordan River and strategically situated between three continents and had a tumultuous history as a crossroad of religion, culture, commerce and politics. So first of all have a map. मैप को समझिए आप. जो डार्क लाइंस, ब्लैक डार्क लाइंस हैं उसमें इजराइल है, वेस्ट बैंक है और यही रीजन कभी पैलेस्टीन कहलाता था और आज ये रीजन के साथ पैलेस्टीन और इजराइल अपनी अपनी लैंड्स को शेयर करते हैं इस रीजन पे. 1948 में ये रीजन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया. 44% रीजन मिलता है, लैंड मिलता है ज्यूज को जिससे इजराइल बना. 48% फिलिस्तीन के पास था और रिमेनिंग 8% जो था वो जेरूसलम का पार्ट था जो यूनाइटेड नेशन के पास चला गया. इस नेशन के वेस्ट में या जोग्राफिकल बॉडी के वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, ईस्ट में जॉर्डन है जिसको ट्रांस जॉर्डन भी कहते हैं, साउथ वेस्ट में इजिप्ट है, नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, लेबनान और इजराइल के बीच में एक लोकेशन है गोलानाइट्स जिस पर अब इजराइल कब्जा कर चुका है. साउथ में अगर हम आएंगे तो हमको रेड सी की कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ में सनाई पेनिनसुला मिलेगा. जब हम 6 वॉर को पढ़ेंगे देन वी विल स्टडी द सनाई पेनिनसुला. एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बनती है. मेनलैंड ऑफ इजराइल में गाजा स्ट्रिप है जिसको आज हमास कंट्रोल करता है और इजराइल के ईस्ट में और जॉर्डन रिवर के वेस्ट में वेस्ट बैंक है जिस पर आज फिलिस्तीनियन कंट्रोल है और यहीं पर हमको मिलता है जेरूसलम जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेस और बहुत इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट भी बना हुआ है. सो दिस इजराइल इज अ बर्थ प्लेस ऑफ जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी एंड डोम ऑफ रॉक एंड अल अक्सा मॉस्क इज ऑल्सो सिचुएटेड हियर. यहां पर तीन प्रोमिनेंट प्लेस हैं जो मैं आपको समझाता हूं. द फर्स्ट वन इज अ वेस्टर्न वेलिंग वॉल. ये ज्यूज की रिलीजियस प्लेस है और टेंपल माउंट पे बनने वाला पहला रिलीजियस मॉन्यूमेंट भी. इट इज अ रूइंड वॉल ऑफ टेंपल विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ज्यूस किंग सोलोमन इन अराउंड 1000 BC. सेकेंड वन, चर्च ऑफ होली सेपल्चर. इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेलिंग वॉल जहां जीसस को क्रूसिफिक्शन के बाद दफनाया गया था और यही तीसरे दिन दैट मीन्स ईस्टर को जीसस रेजरेक्ट होते हैं एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड और दिस चर्च ऑफ होली सेपल्चर वाज कंस्ट्रक्टेड इन 4th century CE. नाउ थर्ड वन दैट इज अ डोम ऑफ रॉक एंड अल अक्सा मॉस्क. ये वेलिंग वॉल के ईस्ट में है एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन लेट 7th century और यहीं से प्रोफेट मोहम्मद ने अपने डिसाइपल्स को फाइनल टीचिंग्स दी थी और यहीं से वो जन्नत की यात्रा पर गए थे. It is a third holiest site in Islam after Makkah and Medina. And these three structures are situated at Jerusalem on Temple Mount. Now, first of all, I am giving you some information about the origin of Judaism or Jewish. So, first of all, हम समझते हैं कि ये रीजन में अब्राहम की कनेक्टिविटी कैसे है. So, Abraham was the common patriarch of Judaism, Christianity and Islam. Hence, these three religions are collectively known as Abrahamic religion. In Judaism, Abraham is considered as founding father and Moses or Musa is seen as a legendary figure but not the ultimate. मतलब ज्यूज का ये मानना है कि उनके फाइनल प्रॉफिट अभी तक नहीं आए हैं एंड ही विल डिसेंडेड समवेयर इन द जेरूसलम और वो जेरूसलम में ही कहीं अवतरित होंगे. दैट्स व्हाई ज्यूज डिस्कार्डेड जीसस क्राइस्ट एंड प्रॉफिट मोहम्मद. सो माइथोलॉजिकल लिंकेज ऑफ ज्यूज कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम मूसा और मोसेस. लेकिन ज्यूज की सब्सटेंशियल हिस्टोरिकल लिंक किंग डेविड से मिलती हैं. इन्हें ही इस्लाम में दाऊद कहा जाता है लेकिन ज्यूज इन्हें बिन इजराइल कहते थे. डेविड ग्रेजुअली कंसोलिडेट देयर पावर एंड एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन यहूद रीजन जिसे ग्रीस में जूडा कहा गया और इसी रीजन को जैकब ने इजराइल नाम दिया. Thus, Jacob's descendant came to be known as Israelites and eventually forming the tribes of Israel. डेविड ने जहां भी अपना सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया वहां पर वो अपना एक सिंबल इम्प्लांट कर देते थे और ऐसे ही ग्रेजुअली अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए और 1000 BC के आसपास उनका एक किंगडम बन गया.
and Jews are highly obsessed towards symbolism and mainly satanic symbolism. Shaitani symbol use करते हैं like this. This is a satanic symbol. This is a snout and two horns. It is not a yo. It is a satanic symbol. Satanic symbol और कई बार normal symbol भी use करते हैं like stars जो उनके मैप पे भी दिखता है. So gradually इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक्स को बनाने के बाद डेविड ने अपने अंपायर को एस्टेब्लिश किया. Around 1000 BC, King David ruled Jewish people and his son Solomon or Solomon constructed first holy temple. इसी लोकेशन को आज टेम्पल माउंट कहा जाता है और इसी टेम्पल की वॉल को वेस्टर्न वॉलिंग वॉल कहा जाता है. फाइन. सो सोलोमन ने पहला टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया एंड दैट बिकेम द सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ज्यूज. बट ज्यूज किंगडम फेल अपार्ट अराउंड 931 BCE due to civil war and thus split it into two groups, Kingdom of Israel in the north and Kingdom of Judah in south. Then around 587 BC, the Babylonians destroyed the first holy temple और इसी दौरान Jews ने अपने academics डेवलप करना शुरू किया, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट किया, यूनिटी और नेशनलिज्म की फीलिंग को पीक पर ले गए और जो दो ब्रांचेस अलग अलग हो गई थी नॉर्थ और सदर्न पार्ट में, उसको क्लब करके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया. In the meanwhile, around 538 BC, Persian ruler Cyrus conquered Babylonia and also annexed Israel. But they were comparatively liberal towards Jews और यहीं से Jews को फिर से मौका मिला खुद को स्ट्रॉन्ग करने का. And now they constructed second holy temple in 516 BC on the ruins of first one. और इसके बाद आते हैं Romans. Now Romans 63 BC से लेके 324 CE तक का टाइम रोमन्स का है. Now Romans came into theater and they rapidly expanded their frontiers and annexed Israel too. This era was very important because Christianity took birth in this era and Jesus was crucified. इस समय तक जूडा या ज्यूइश किंगडम एक इंडिपेंडेंट स्टेट के फॉर्म में एस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन रोमन्स ने इसे जीतकर अपने अंपायर का एक वासल स्टेट बनाया. बेसिकली रोमन्स रिपब्लिक स्ट्रक्चर पे काफी वर्क करते थे. स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टेट को जीतते थे और उनको वासल स्टेट कंसीडर कर देते थे जो उनको ट्रिब्यूट देते रहते थे. तो ऐसा ही इजराइल या जूडा एक वासल स्टेट बन गया था. एंड ऑलमोस्ट अराउंड 30 और 33 CE रोमन गवर्नर पॉम्पी वॉज अपॉइंटेड कि वो इजराइल से ज्यूज को हटाए. और ज्यूज भी रोमन्स के लिए ऐसा ही कुछ डिसाइड कर रहे थे कि उनको इजराइल से हटाया जाए. लेकिन दोनों के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था जीसस ऑफ नजरत, जिनका नेम फेम ट्राइब में बहुत तेजी से राइज हो रहा था. नौ रोमन्स ने ज्यूज की हेल्प से 30 और 33 CE में जीसस को क्रूसीफाई कर दिया. हालांकि जीसस को पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का प्लान रोमन्स का था, क्योंकि टेक्निकली ये सारा रीजन रोमन एम्पायर का पार्ट था. और रोमन गवर्नर पॉन्टियस पिलेट वाज देयर हु ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ जीसस. लेकिन उस एग्जीक्यूशन को इतने ब्रूटल क्रूसिफिक्शन में ज्यूज ने कन्वर्ट किया और तभी से ज्यूज और क्रिश्चियनिटी के बीच राइवलरी का रिफ्ट बढ़ती चली गई. और यह भी एक बड़ा कारण है कि ज्यूज को यूरोप में क्रिश्चियंस द्वारा परसिक्यूट किया गया है. जीसस के क्रूसिफिक्शन के बाद ज्यूज एंड रोमन्स के बीच टेम्परेचर बढ़ने लगा एंड इन 66 CE ज्यूज डिड रिवोल्ट अगेंस्ट रोमन्स which was quelled very brutally. Jerusalem was completely devastated, मतलब जो second holy temple था वो भी तोड़ दिया गया. Jews were slaughtered very badly and they were made slave. Hence many Jews fled away from Jerusalem and this region was handed over to Syrian Palestinian tribe. मतलब रोमन एम्पायर ने अपना जो रिपब्लिक का एक जो स्टेट था, ज्यूइश स्टेट था, वो सीरियन फिलिस्तीनियन ट्राइब को दे दिया एंड ग्रेजुअली इजराइल बिकेम फिलिस्तीन. और इसके बाद फोकस में आता है बाइजेंटाइन एम्पायर. 324 CE तक रोमन एम्पायर ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो जाता है एंड इट्स ईस्टर्न पार्ट वाज नेम्ड एज बाइजेंटाइन एम्पायर. और इसमें क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया जाता है. रिजल्टेंटली जब तक इस्लामिक पीरियड नहीं आ जाता है तब तक ज्यूज का परसिक्यूशन चलता रहता है. नौ इस्लामिक पीरियड जो 632 से लेकर 1099 CE तक चला. लेकिन हम थोड़ा सा प्रॉफेट मोहम्मद की बर्थ से इस पीरियड को ले लेते हैं. 570 CE में प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म मक्का में होता है एंड इन 632 CE यात्रब मीन्स मदीना में उनकी डेथ हो जाती है और फिर खलीफेट पीरियड स्टार्ट होता है. और यहीं से इस्लामिक पीरियड का वो चैप्टर स्टार्ट है या वो चैप्टर शुरू होता है
जिसमें सिर्फ 100 ईयर्स में, दैट मीन्स इन 7th सेंचुरी, मुस्लिम अरब्स बाइजेंटाइन अंपायर के ईस्टर्न पार्ट को जीत लेते हैं, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, नॉर्दर्न अफ्रीका, लिवेंट, इजराइल भी इसी, नॉर्दर्न अफ्रीका, लिवेंट और इजराइल भी इसी लोकेशन में आता है। ये जो आपको डार्क ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये मुस्लिम अरब्स ने कैप्चर किया हुआ है, मतलब सी ऑफ मारमरा तक पहुंच जाते हैं, जिसके वेस्टर्न पार्ट में इस्तांबुल मिलता है। तो उसके पहले तक का पार्ट ब्लैक सी और सी ऑफ मारमरा जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है उसके पीछे का जो पार्ट है, ये पूरा मुस्लिम अरब्स जीत लेते हैं। और इसी दौरान ज्यूस को थोड़ी राहत और इज्जत मिलती है, और जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी स्पेस मिलती थी वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेते थे। और ये तो ज्यूस का गोल्डन पीरियड था जो 711 से क्रूसेड्स तक चलता रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम ज्यूस एस्टेब्लिश एज अ ट्रेडर्स एंड अर्नड अ लॉट, और अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए उन्होंने एजेंसी हाउसेस बनाए, दैट मीन्स बैंक्स एस्टेब्लिश किए, और देखते ही देखते ज्यूस कम्युनिटी बहुत प्रॉस्पर हो गई। जहां तक मुस्लिम अरब का एक्सपांशन था वहां तक उन लोगों ने अपने ट्रेड सेंटर बना दिए और उसको भी क्रॉस कर गए, यूरोप में भी पहुंच गए, क्योंकि बहुत सारा पैसा ये लोग कमा चुके थे। बट इन द 10th century when Arabs were displaced by Seljuk Turk, then scene again turn up। बेसिकली सल्जक एक टर्किश ट्राइब थी जिन्होंने बहुत तेजी से पावर एक्वायर की और अरब्स को अरेबियन पेनिनसुला में लिमिटेड कर दिया और उनके अंपायर पर कब्जा कर लिया। Since Seljuks were highly intolerant, तो उन्होंने क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को जेरूसलम आने से रोक दिया, एंड दिस स्टेप paved the way for crusades। Now crusades 1095 से लेके 1290 सी तक का टाइम क्रूसेड्स का है। Crusades were the 8 military expeditions fought between Christians and Muslims to recover the Holy Land Jerusalem from Seljuk Turks। इस समय पोप अर्बन सेकंड ने क्रिश्चियन रूलर्स को कलेक्ट किया, एक कॉन्फेडरेसी बनाई और यह डिक्लेयर किया कि जिन लोगों ने जीसस के क्रूसिफिक्शन में साथ दिया था उनको फिनिश करो और क्रिश्चियनिटी की सबसे होलीएस्ट साइट जेरूसलम को मुस्लिम कंट्रोल से फ्री करो। ज्यूज ने इस समय टर्क्स के साथ मिलकर क्रिश्चियंस को फेस किया और इस दौरान ज्यूज को फिर से बहुत परसिक्यूट किया गया और उन्हें यूरोप से निकालना शुरू कर दिया गया। However, in the Crusades, Turks were defeated Christians, but major part of the Western Central Asia was captured by Christians, but Israel अभी भी टर्किश कंट्रोल में था और यूरोप से निकाले गए ज्यूज फिर से इजराइल लौटने लगे। अब मिडिल ईस्ट में इजिप्शियन ममलूक पीरियड शुरू हो गया था और यह पीरियड भी ज्यूज के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इजिप्ट, सीरिया और इराक के गवर्नर्स ने ज्यूस के अपोजिट डिक्रीज इशू करी और उनको पनिश करना शुरू कर दिया। और इस बार उनके परसिक्यूशन का सबसे बड़ा कारण था कि वो स्किलफुल थे, वो लेबोरियस थे, उनकी कम्युनिटी यूनाइटेड थी और ममलूक से मानते थे कि अगर इनको यहां से नहीं हटाया गया तो इन स्किल्स के ग्राउंड पे ममलूक्स को ज्यूज यहां से हटा देंगे। आफ्टर इजिप्शियन ममलूक, नाउ ऑटोमन केम इनटू लाइट एंड पावर एंड दे कैप्चर्ड फिलिस्तीन अराउंड 520। ये जो आपको फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का मैप दिख रहा है, ये ऑटोमन टर्किश रीजन है। यहां तक ऑटोमन एम्पायर ने अपना एक्सपेंशन कर लिया था और इस समय भी ज्यूज के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। बट इन लेट 19th सेंचुरी ये रीजन ब्रिटिशर्स की पॉकेट में आ गया और यहां का कंट्रोल क्रिश्चियंस के हैंड में आ गया। सो डेफिनेटली ज्यूज का परसिक्यूशन फिर से होना ही था और हुआ भी, लेकिन इस बार ज्यूज कम्युनिटी ने अपने आप को पहले से ज्यादा स्ट्रांग और यूनाइट करने के लिए एक मूवमेंट चलाया नेम्ड एज हशकाला मूवमेंट। बेसिकली इट वाज अ ज्यूश एनलाइटनमेंट पीरियड जिसमें उन्हें रिलीजियस, एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे रिफॉर्म किया गया। इन 1896 with the extraordinary efforts of Theodor Herzl, मतलब Theodor Herzl अब लाइट में आ रहे हैं और Theodor Herzl के extraordinary effort से हशकाला movement was converted to Zionist movement. Although both had equal fundamentals, but Zionism was much clearer and heavily loaded with the ideology of nationalism, in which Jews were loudly demanded their national home in the territory defined as historic land of Israel. At that time, it was Palestine, a state of Ottoman Empire, but under the possession of Britishers. Parallelly, during this era, whole Europe was gaining temperature because the intense ideology of nationalism was prevailing everywhere in the Europe. Unification of Germany and unification of Italy are the best example of it. ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली मिलकर ट्रिपल अलायंस बना चुके थे और इसे काउंटर करने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ने ट्रिपल एटॉन बना लिया था। दैट मीन्स द मैसेज वाज वेरी लाउड एंड क्लियर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैकड्रॉप तैयार हो रहा था।
इन सर्कमस्टेंसेस में ब्रिटेन सबसे ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था और उसे ऐसा करना भी चाहिए था, बिकॉज इट वॉज द ग्रेटेस्ट कॉलोनियल पावर ऑफ दैट एरा. बट ब्रिटेन टुक सम डीप डिप्लोमेटिक स्टेप और उन्होंने थियोडर हर्जल और ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. बट एक्चुअली इट वॉज अ counter step against Ottoman Empire and was also a tactical step to balance Arab power. ऑटोमन को कमजोर करना है क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच की मेन कनेक्टिविटी जो है वो ऑटोमन एम्पायर वाले पार्ट से आती जाती है, तो ऑटोमन को कमजोर करना है, इसलिए ब्रिटेन ने ये स्टेप लिया और अरब पावर को बैलेंस करने के लिए भी उन्होंने स्टेप लिया. व्हाट वाज द रीजन? बट it was a potential support for Jews and it gave thrust to Zionist movement. And lakhs of Jews from Europe and rest of the world start migrating towards Israel and popular slogan started spreading around the world. And the slogan was what? A land without a people for a people without a land. Although this slogan has already been given in the Zionist movement, लेकिन इस स्लोगन को एक फेम देने का जो काम किया है वो किया था थियोडोर हर्जल ने. I'm going to repeat the slogan that was a land without a people for a people without a land. But the main problem was that Palestine wasn't a land without a people, whereas a large number of Arab Palestinian and Christians along with 3 to 5% of Jews were living there. इन बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और ऑटोमन एम्पायर के वीक हो जाने के कारण 1917 में फलस्तीन कंप्लीटली ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है. Then on 2nd of November 1917, the date is very important. The 2nd of November 1917, British Foreign Secretary Arthur Balfour gave public statement and that is termed as a Balfour Declaration, in which it declared that Jews will be given their national home in British Palestine and will help the Lord to settle them after the finishment of World War I. और जैसे ये डिक्लेरेशन दिया जाता है, इट बूम्ड द ज्यूइश माइग्रेशन इन इजराइल एंड दे स्टार्टेड बाइंग लैंड फ्रॉम अरब्स टू एस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट. अरब्स ने बहुत पैसा कमाया इस समय और ज्यूस को बहुत महंगे दामों पर ये लैंड बेची. हालांकि ब्रिटेन ने सपोर्ट किया ज्यूस का इन लैंड्स को खरीदने में और इन्हीं लैंड पीसेस में से एक था शेख जर्रा, जहां से रीसेंट इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि इट बूम द माइग्रेशन, इट बूम द ज्यूस माइग्रेशन, और इस मास माइग्रेशन ने क्या किया, अरब्स और ज्यूस के बीच में टेंशन बढ़ाना फिर से शुरू कर दिया. लेकिन यहां पर स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है 1916-17 का साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट. On the one hand, Britishers were giving assurance of homeland to Jews, but on the other hand, UK, France and USSR ने एक secret agreement sign किया था named as Sykes-Picot Agreement, in which they planned to divide Arab and Ottoman Empire after World War I. Like, Palestine will be acquired by UK, Syria and Jordan will be captured by France, and some part of Turkey will be given to USSR. Parallelly, Britain also assured the Arabs that Palestine will be given to you because Arabs were the arch rivals of Ottomans. That means ये सारा का सारा रीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि ब्रिटेन ने कुछ प्रोमिसेस कर दिए, कुछ अश्योरेंस दे दिए, कुछ ट्रीटीज कर ली, एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर पैलेस्टीन बिकेम द मैंडेट फॉर पैलेस्टीन. एंड इन अप्रैल 1920 लीग ऑफ नेशन ने इसका एडमिनिस्ट्रेशन यूके को दे दिया और इसमें फिलिस्तीन और ट्रांस जॉर्डन दोनों आते थे. Now it was the time to fulfill the promises. But as usual, Britain didn't. Although their interests were inclined toward Jews, this increased the tension between British and Arabs, and finally in 1936, Arabs revolted against British. To quell this revolt, British took help from Jewish militia. अब अरब से लड़ना है, ब्रिटेन ने क्या कहा, वहां पर जो लोग बाग हैं उनकी हेल्प ली जाए, और ऐसे लोग जो ब्रिटिशर्स की तरफ इंक्लाइन थे, they were the Jews. सो ज्यूश मिलिशियाज कुछ ट्रेन किए गए और विद द हेल्प ऑफ ज्यूश मिलिशियाज ब्रिटिशर्स ने अरब को कंपीट करना शुरू किया. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंड, हिटलर राइज कर रहा है. सो ड्यू टू द राइज ऑफ हिटलर एंड बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर II, ब्रिटेन हैड टू साइन सम पीस ट्रीटीज विद द अरब, एंड अंडर विच
ब्रिटिश हैड टू रिस्ट्रिक्ट ज्यूस माइग्रेशन इन 1936। अब जितने ज्यूस इजराइल में हैं वो अरब्स के साथ लड़ रहे हैं, ब्रिटेन कंट्रोल यहां नहीं कर पा रहा है, रिमेनिंग ज्यूस यूरोप में है जो कि बहुत ज्यादा हैं अभी, और वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 का बैकड्रॉप तैयार होने लगा और कुछ समय बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और अब ब्रिटेन मल्टीपल फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकता था, हैंस ही हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ द फलस्तीन मैंडेट टू लीग ऑफ नेशन। उन्होंने लीग ऑफ नेशन को दे दिया और कह दिया कि भैया आप संभालो, वी कांट डू एनीथिंग इन इट, हमारे पास इतनी क्षमताएं नहीं है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एपिसोड में हुए हॉलोकॉस्ट में ज्यूस मारे गए, बहुत सारे ज्यूस मारे गए, और अकेले हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स में ऑलमोस्ट 42 लाख ज्यूस को मार दिया। कंसंट्रेशन कैंप्स में, गैस चैम्बर्स में काफी सारे ज्यूस को हिटलर ने ही मार दिया। नाउ ज्यूज स्क्रैम्बल टुवर्ड्स देयर ओरिजिनल होमलैंड, और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। दिस अगेन रेज द टेम्परेचर बिटवीन द ज्यूज एंड द अरब। और लीग ऑफ नेशन अब यूनाइटेड नेशन जो बन चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके ऊपर भी ज्यूज ने काफी प्रेशर बनाया, ब्रिटेन ने भी प्रेशर बनाया, एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान फॉर फलस्तीन वाज पास्ड ऑन 29th of November 1947. This emphasized the creation of separate Jews and Arab state. Like फिलिस्तीन अरब स्टेट 48% हो गया क्योंकि यहां पर फिलिस्तीनी पॉपुलेशन ज्यादा थी, ज्यूज स्टेट 44% दे दिया गया, यहां पर ज्यूज पॉपुलेशन ज्यादा थी, और रिमेनिंग 8% ऑफ इजराइल जो था वो यूनाइटेड नेशन के पॉकेट में चला गया और उसका कंट्रोल यूनाइटेड नेशन करने लगा। यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहूंगा मैं आपके साथ कि दैट ऑन 11th of June 1947 अल्बर्ट आइंस्टीन मेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरवेंशन इन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अफेयर्स by writing to then Prime Minister Designate of India, Mr. Nehru, in which he appealed to Nehru's moral sensibility to focus on the ethical question whether the Jews should be allowed to have a homeland in soils of their fathers. But Mr. Nehru shunned Einstein's request to support the Jews' cause. So, अपने टॉपिक पे आते हैं। आफ्टर द यूएन डिक्लेरेशन, जो यूएन ने जो डिक्लेरेशन दिया था, सो आफ्टर दिस डिक्लेरेशन डेविड बेन गुरियन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, फॉर्मली प्रोक्लेम्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल ऑन 14th of May 1948 and was recognized by US President Harry S. Truman. Thus, Zionist movement achieved its ultimate victory after having their national home. But it was not over here. Neighboring Arab nations like Jordan, Syria, Lebanon, Egypt attacked newly created state of Israel in 1948-49. इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इजराइल के यहां तक के फॉर्मेशन के बाद उनके जो स्ट्रगल्स हैं अपने नेबरिंग नेशंस के साथ, वो उनसे कैसे कोप अप कर रहे हैं और अपने नेशन और आइडेंटिटी को बचाए रखे हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे अपन। If you feel good, then please like, share and subscribe our channel. And you may also give your feedback in the comment box. Thanks a lot.